326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लिया था, लेकिन मगध पर आक्रमण करने से पहले ही उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन अपना अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। सिकंदर का यह अभियान तो अधूरा रहा, लेकिन भारत के बिखरे असंगठित शासकों के लिए यह एक भारी सबक साबित हुआ। विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत में सुसंगठित शक्ति की आवश्यकता को आचार्य चाणक्य ने पहचाना और इसके लिए उन्होंने मगध के शासक धनानंद से वार्ता का विचार देकर मगध पहुँचे। धनानंद एक अत्याचारी और निरंकुश शासक था जो चाणक्य की योजना को न समझ सका और उसने चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो धनानंद के कुल का नाश न कर दे तब तक अपनी शिखा न बांधेंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध में सत्ता का परिवर्तन कर डाला। इसी कृत्य पर आधारित चाणक्य और चंद्रगुप्त से जुड़ी कई सारी किंवदंतियाँ आज भी लोगों में प्रचलित है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से इस विषय को जानने के लिए हमें समकालीन स्रोतों को समझना और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी पुष्टि करना बेहद ही आवश्यक है। इसीलिए हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इस काल के संदर्भ में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विशाखादत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार तक्षशिला के आचार्य कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद ने भरी सभा में अपमानित किया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने नंदवंश को समूल नष्ट करने का प्रण दिया और इस प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवक का सहारा लिया। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा दी और उसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने सैन्य शक्ति का गठन किया। महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त ने आरंभ में सीधे नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी कमियों का पता चला और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सीमांत प्रदेशों से अपने आक्रमण की नीति को अपनाया। उन्होंने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक के साथ संधि कर सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र अर्थात पंजाब को जीता और वहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसी स्थिति में आगे बढ़ते हुए उसने 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को घेर दिया और धनानंद को पराजित कर अपने आप को मगध के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य की इस राजनीति सफलता का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। 322 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी संभालने वाले चंद्रगुप्त ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध में राजचक्र के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने विशाल सेना का निर्माण कर अपने साम्राज्य को बहुत विशाल बना लिया। उन्होंने अपना साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत से लेकर उत्तर में कश्मीर, पूर्व में नेपाल, बांग्लादेश तथा दक्षिण में आंध्र, कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला दिया। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस को सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। इसीलिए 305 ईसा पूर्व में उसका सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा और फिर एक संधि हुई जिसमें उसे हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान इन प्रांतों के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाना पड़ा। इस संधि के कारण मौर्यों ने यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक दूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे मेगस्थनीज ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संधि के बदले सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट दिए।
यूनानियों पर चंद्रगुप्त की इस विजय को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने राजपाट छोड़ जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर मैसूर की तरफ चल दिए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना उपवास विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चल कर के एक महान साम्राज्य स्थापित हुआ।